राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने वक्फ बिल की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाली तुष्टीकरण की राजनीति की भी जमकर आलोचना की। राइजिंग भारत समिट के इसी मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई बड़े हमले किए। वक्फ से लेकर तुष्टीकरण और विभाजन तक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। Big round of applause for him, please, as he graces Rising Bharat 2020. राइजिंग भारत न्यूज 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा मंच और इस सबसे बड़े मंच पर पहुंचे देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Prime Minister Shri Narendra Damodar Modi will be. हाल के दिनों में वक्फ बिल की खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से वक्फ से लेकर तुष्टीकरण और विभाजन तक के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? पीएम मोदी ने कहा कि आम मुसलमान देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को कांग्रेस के नेताओं ने खाद और बीज दिया ताकि सत्ता मिल सके। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली। पीएम मोदी ने वक्फ बिल पास होने पर भारत की संसद और सांसदों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि वक्फ भू माफिया को खुश करने का जरिया था। वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों की रक्षा होगी। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार वक्फ कानून पर बयान दिया, वो भी नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत के मंच से। वक्फ से लेकर तुष्टीकरण और विभाजन तक के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि देश का मुसलमान 1947 में देश के विभाजन को समर्थन नहीं करता है। पीएम ने पूछा कि तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली, कट्टरपंथियों को पैसा मिला, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बहुत आभार प्रधानमंत्री, थैंक यू वेरी मच। एंड यस, स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड, यूनिवर्सिटीज आर टू टेक। तो पीएम मोदी के कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाने पर बिहार में सियासी प्रतिक्रिया का दौर भी तेज हो गया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस पर वार किया, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया। पटेल को मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, और जो लोग हैं समाज को बांटना नहीं चाहते हैं, जोड़ के रखना जानते हैं। और आप और आपके पार्टी के लोग हमेशा समाज को बांट कर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री
सौगातें मोदी देकर भेजकर बोलते हैं कि तुष्टीकरण कोई और करता है। दीपावली पे, दशहरा में गैस सिलेंडर का वादा करके हिंदू भाइयों को भूल जाते हैं और फिर कहते कि तुष्टीकरण कोई और करता है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति की पर्याय है इस देश में, और बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस पार्टी ने देश में 55 वर्षों तक राज किया और बिहार जैसे राज्य में भी 55-60 वर्षों तक राज किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की एक अलग प्रकाष्ठा पार कर गई। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। पीएम मोदी ने तो आज खुलासा कर ही दिया। आखिर मुसलमान भाइयों को इससे लाभ मिला ही क्या? कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही, बदले में दिया सिर्फ धोखा ही धोखा। और बड़ी खबर इस वक्त सासाराम से आ रही है, जहां वारंटी को गिरफ्तार किया गया। पहुंची ये टीम जैसे ही वहां पर, उसके बाद इस टीम पर ही हमला कर दिया गया। एक महिला जवान सहित 4 पुलिसकर्मियों को इस दौरान चोट आई है। पॉस्को एक्ट के तहत वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी। घायल जवानों का सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त चलता हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद की ये घटना है। तो वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन देखिए कैसे पुलिस टीम को ही निशाना बनाया गया, जिस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनका इलाज इस वक्त चलता हुआ। तो सासाराम से ये बड़ी खबर। वहाँ के लोगों ने हमला बोल दिया और हम लोग को घायल कर दिया। कई लोग घायल हैं? 4 आदमी। क्या करने गए थे मुरादाबाद? ऐसे छापामारी करने गए थे। तो सासाराम से ये बड़ी खबर, जहां एक महिला पुलिसकर्मी भी इस हमले में घायल हुई है। 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। पुलिस थाना क्षेत्र में जहां पर ये टीम पहुंची हुई थी, पहले से ही यहां पर लोगों की मौजूदगी और पुलिस टीम को देखते ही इन लोगों ने इन्हें निशाना बनाया और वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया जाता है, जिस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल बताए गए। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, इलाजरत ये सभी पुलिस वाले। और सवाल ये कि बार बार आखिर पुलिस वालों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, और ऐसे में क्या कानून का खौफ जो है वो लोगों के ऊपर से अब खत्म हो चुका है? क्योंकि पुलिस टीम यहां पर एक वारंटी को ही पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी, जिसकी तलाश थी, और उसी दौरान लोगों की तरफ से हमला कर दिया जाता है। ये कोई पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पर पुलिस टीम को निशाना बनाया गया, हमले किए गए, और एक बार फिर से ऐसी ही घटना सासाराम से सामने आई है, जहां पर पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया जाता है। सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वारंटी को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? सवाल का जवाब इस वक्त मिलना जरूरी। और संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सासाराम से जुड़ गए। अजीत, जो लोग हमला करने वाले हैं उनकी क्या पहचान हुई है और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई शुरू हुई? चूंकि अभी तक मुफस्सिल थाना की पुलिस ने 20 नामजद सहित कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। और बता दें कि खलील कुरैशी जो पॉस्को एक्ट के अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार करने गई थी, और एक वारंटी था शहीद कुरैशी। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान जब दोनों को पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया पुलिस वैन में, तो लोग जो है आक्रोशित हो गए और लगातार पथराव करने लगे और मारपीट करने लगे, जिसमें 4 पुलिस के जवान को चोट लगी है। चूंकि एसपी रोशन कुमार का कहना है कि उनकी जो पुलिस टीम थी वो हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर के साथ थी, जिस कारण गंभीर चोट नहीं लग पाई। लेकिन जिस तरह से सरेआम पुलिस पर हमला किया गया और पुलिस पर पथराव किया गया, ये बड़ा मामला है। और पहले भी रोहतास जिला के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आए दिन इस तरह की वारदात होती रही है। अजीत, हमला करने वाले लोग क्या उस वारंटी के परिचित बताए जा रहे हैं, परिजन बताए जा रहे हैं? कौन है ये लोग? जी, जानकारी मिली है और कुछ पुलिस कर्मियों से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मोहल्ले के लोग हैं और कुछ परिजन हैं। इन लोगों ने हमला कर दिया है। देर रात की घटना है, जब पुलिस टीम वहां छापामारी करने गई और सभी 2 वारंटी को पकड़कर ला रही थी, उसी दौरान हमला कर लिया गया। और बताया जाता है कि दोनों पकड़े गए वारंटी को इन लोगों ने पुलिस के हाथों से जबरन छुड़ा भी लिया
और मारपीट की गई। बाद में इन घायल जवानों को सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज कराकर छुट्टी दे दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर महिला सहित 3 लोगों को गोली मारी गई है। गोली लगने से 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। अनुमंडल के मनोहर टोला वार्ड की यह घटना, गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। गोलीबारी की घटना में जख्मी हुए लोगों की पहचान सौरभ, सुमन और सम्राट, 12 साल के बालकिशन और सुशीला देवी के तौर पर की गई। बिलबन्ना के कुख्यात गोलू पासवान पर गोलीबारी का आरोप है और यह भी बताया जा रहा है कि भीड़ जुटती हुई देख वो पैदल ही यहां से भाग निकला। तो इसका क्या नाम है? बालकिशन पासवान है। एगो है का नाम नहीं जानते हैं सर। वो महिला भी है। महिला भी है। क्या स्थिति है उसका? वो दोनों का स्थिति बहुत गड़बड़ है। कहाँ गया है? वो दोनों बेगूसराय गए हैं। कहाँ कहाँ गोली लगी है? 3। एगो को माथा में लगा हुआ है, एगो को टेस्ट में लगा हुआ है और इसको भी टेस्ट में लगा हुआ है। चेस्ट में कौन मारा है कुछ पता चला है? गोलू कुमार नाम के लड़का है। कहाँ हुआ है घटना? ये मनोहर टोला में हुआ है। दरअसल गोलू कुमार कहाँ का रहने वाला है? मनोहर टोला के रहने वाला है। तो महिला समेत 3 लोगों को गोली मारी गई। समस्तीपुर से बड़ी खबर और संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या रही? क्यों इन्हें निशाना बनाया गया? क्यों गोलीबारी की गई? जी, जो आरोपी गोलू कुमार जिनके बारे में बताया जा रहा है वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। और घटना के पीछे की वजह जो है, दोनों जो आरोपी है और जिनके साथ ये घटना हुई है उनके बीच पूर्व से चली आ रही किसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल जो पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। लेकिन देर रात घटना हुई, करीब 12 से 13 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया क्या? हालांकि सवाल ये कि घटना के 12 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने आखिर आरोपी शख्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही क्यों? कुख्यात गोलू पासवान के ऊपर गोलीबारी का आरोप है। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां 9 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। जबरन ये लड़कियां लाई गई थी और ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के लिए इन लड़कियों को जबरन लाया गया था। बंगाल और भागलपुर की रहने वाली ये सभी लड़कियां बताई जाती हैं। महमदपुर और बैकुंठपुर में कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से की गई, जिसमें 9 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराने का ये पूरा मामला है। और बताया जाता है कि बंगाल और भागलपुर से ये ताल्लुक रखती हैं लड़कियां, जिन्हें यहां लाया गया था ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के मकसद से। इसके क्रम में आज हम लोग कल यहां पहुंचे हैं और आज अर्ली मॉर्निंग एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कि डीएसपी साइबर मैडम और एसएचओ साइबर सेल, एसएचओ महिला और लाइन से पुलिस बल देकर के स्पेशल टीम का गठन किया गया। उस गठन टीम को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और बढ़ करके हम लोगों ने 2 थाना क्षेत्र में, एक बैकुंठपुर और एक मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें कि कुल मिला के 9 लड़कियां रेस्क्यू हुई है, जिसमें कुछ लड़कियां बिहार की और ये सबको पता ही नहीं है कि कितना पैसा मिलना चाहिए और कितना नहीं। पैसा आज तक ये लोग को मिला हुआ है। कुछ लड़की से मालूम चला है कि एक दूसरे के माध्यम से भी लाकर यहाँ ऑर्केस्ट्रा मालिक को दे दिया गया, जो कि उस बच्ची को आज तक पैसा नहीं मिला। उसको खुद पता ही नहीं है कि पैसा कितना हमको मिलेगा। वो 3 साल 2 साल 6 महीना ऐसे बता रही है। हमने 3 लड़कियों से काउंसलिंग करवाई अपनी महिला स्टाफ से, तो हमें पता चला कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो अपने दोस्तों के कारण मतलब यहाँ तक लाई गई। उनको ये बताया गया कि चलो वहाँ पर डांस करना कुछ ख़राब नहीं है, वहाँ पे डांस करके हर एक नाइट का 2000 रुपये तक मिल जाएगा तुमको, और छोटे मोटे पार्टी का 500 रुपये इनको दिया जाता है, जो कि अभी तक इनको कोई पैसा मिला नहीं है। गोपालगंज में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर रेस्क्यू टीम ने छापेमारी कर जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराए जा रहे 9 नाबालिग बच्चियों को
मुक्त कराया है। और ये कार्रवाई बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में की गई है, जहां पर जीत संगम, रंगीला और रेखा नाम के ऑर्केस्ट्रा संचालक के यहाँ रेड किया गया और इस रेड के दौरान 9 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। इस कार्रवाई में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन, रेस्क्यू फाउंडेशन और नारायणी सेवा संस्थान की टीम शामिल थी। कहा यह जा रहा है कि बंगाल और भागलपुर की तमाम ये नाबालिग बच्चियां हैं, जिन्हें यहाँ बहला फुसलाकर लाया गया था और ऑर्केस्ट्रा में जबरन काम लिया जा रहा था। इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंची थी। इसके बाद गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था और आज अहले सुबह यह टीम छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान यहाँ पर 9 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब इस पूरे मामले में जाँच चल रही है कि इनके अलावा और किस किस इलाके में ये लड़कियां काम कर रही थीं, इसके अलावा इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। पूरे मामले में महिला थाने में एफआईआर भी दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू की गई लड़कियों को सिवान शेल्टर होम में लेकर जाने की तैयारी भी चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां महात्मा गांधी सेतु पर महाजाम लगा हुआ है। दोनों ही लेन में भीषण जाम और कई किलोमीटर तक जाम की तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। जाम में कई गाड़ियां फंसी हुई हैं, यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी का मौसम और ऐसे में इस महाजाम में लोग फंसे हुए हैं और देखिए किस तरीके से हालात, जो कितनी किलोमीटर तक ये गाड़ियों का काफिला जो आपको नजर आएगा जो लगा हुआ है और इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई किलोमीटर तक ये जाम की स्थिति, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आए दिन गांधी सेतु पर जाम की ऐसी तस्वीरें नजर आ जाती हैं। सवाल ये कि आखिर इस हालात से कैसे लोगों को मुक्ति मिलेगी। महात्मा गांधी सेतु पर महाजाम लगा हुआ है, कई गाड़ियां इसमें फंसी हुई और यात्री हलकान। और अब आपको एक अजब गजब खबर दिखाते हैं। जी हां, बिहार के खेल मंत्री और बेगूसराय के बछवाड़ा से बीजेपी विधायक हैं सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता ने 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर कंबल का वितरण किया। जरा ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर लोगों को कंबल का वितरण करते हुए आपको सुरेंद्र नजर आ रहे होंगे। खेल मंत्री हैं ये बिहार के। ये कार्यक्रम बेगूसराय में आयोजित किया गया, जहां तापमान जिस वक्त ये कंबल बांटे जा रहे थे 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कंबल वितरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री इस कार्य को अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़कर बता रहे हैं, गरीबों के हित में कह रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर गर्मी में कंबल वितरण की यह तस्वीर और वीडियो वायरल है और लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और जब हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं तो स्थापना दिवस में गरीब गुरबा के लिए जो सामर्थ्य होता है, कहीं फल बंटता है, कहीं मिठाई बंटता है, कहीं कुछ चादर बंटता है। तो हमारी पार्टी के स्थापना दिवस पर उस चादर का वितरण हुआ और गरीब गुरबा के हित में। आगामी 10 मार्च को तनिष्क ज्वेलरी शोरूम लूटकांड के 5वें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। लुटेरे रॉकी उर्फ राजा को पुलिस ने पूर्णिया से गिरफ्तार किया। राजा बांका के बौंसी का रहने वाला है। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल 3 पिस्टल और 128 ग्राम सोने के गहने भी बरामद किए गए। लूटकांड का एक आरोपी अब भी फरार है। लूटकांड में कुल 7 अपराधी शामिल थे, जिसमें एक अपराधी चुनमुन झा मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम लगातार छापेमारी की कार्रवाई में जुटी है। आज हम लोगों ने 5वां अभियुक्त जो कि घटना पे उपस्थित था, घटना स्थल पे जो ये लूटकांड किया है, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इसका नाम है रॉकी उर्फ राजा। पिता का नाम स्वर्गीय सुरेश शाह, जो कि बौंसी थाना जिला बांका का रहने वाला है। इसको पूर्णिया पुलिस और भोजपुर जिला पुलिस और एसटीएफ की मदद से इसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके निशानदेही पे जो झाड़ी में जब ये भाग रहा था तो छिपा के रखा हुआ एक पिस्टल और उसके साथ जो है गोली बरामद की गई है। इसी क्रम में जो
हम लोगों ने जब सूरज मंडल से जब पूछताछ किया था और भी जो अभियुक्तों से पूछताछ किया गया, तो ये 3 जो भाग रहे थे, तो एक घटना का उल्लेख किए, तो उसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टया ये संदेह हुआ, बट जब बाद में हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया तो ये घटना सच निकल के आई। और बड़ी खबर पटना से, जहां सेना के रिटायर्ड कैप्टन के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना मनेर थाना के आजाद नगर की है, जहां सेवानिवृत्त कैप्टन के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने 5 लाख के जेवर और 50,000 कैश यहां से उड़ाए हैं। चोरों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जो यहां लगाई गई थी। सुरक्षा के लिहाज से घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। पीड़ित ने मनेर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। मोबाइल में चेक किया तो उसमें दिखाई दिया कि गेट का ताला टूटा हुआ था। उसके बाद मैं दानापुर से सीधा मनेर आया, अंदर गया, फिर देखा तो अंदर पूरा सामान जितना गहने थे, पैसा था, लगभग जेवरात सर अब मैक्सिमम 6-7 लाख का होगा। नगद भी था? नगद मेरा था, कैश 50-60 हज़ार रुपया था। अब गिनती तो नहीं, कोई ऐसे ही रखा मतलब। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड